भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत अजमेर पहुंचे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सतीश पूनिया ने कहा कि भारत देश का नागरिक होना भी अपने आप में बड़े ही गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि देश में युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और इसीलिए विश्व में भारत के लिए कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। सतीश पूनिया ने कहा कि छात्र शक्ति वह शक्ति है जो समाज और देश को भी बदल सकती है। राजस्थान में पिछले 4 वर्षों से जो सरकार काबिज है, पूत के पैर पालने में दिखे जाते हैं। 2019 में थानागाजी की गैंगरेप की घटना से इस सरकार की बुनियाद शुरू हुई थी। उसने पूरे देश में उस घटना ने शर्मसार किया था और कालांतर में उसकी परिणति हुई राजस्थान में 8.5 लाख मुकदमों के जरिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं, यानी इस सरकार ने पिछले 4 वर्षों में दी है तो ध्वस्त कानून व्यवस्था दी है। किसी भी प्रदेश की खुशहाली की, किसी प्रदेश की तरक्की की कारक होती है उनकी शांति व्यवस्था, और इसलिए राजस्थान की सरकार ने इस मामले में निराश इसलिए किया कि पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है। पुलिस में जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ और संसाधनों के अभाव के कारण पुलिसिंग लगभग खत्म हो गई और राजस्थान आज ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं कि अपराधों की राजधानी हो गया। किसानों से कर्जा माफ़ी के नाम पर ठगी करी, राजस्थान के 18,000 किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई उस वादा खिलाफी के कारण जिसमें पूरे कर्जे माफ़ी की बात कही गई थी। राजस्थान के 5,993 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि राजस्थान में देश की सर्वाधिक बेरोजगारी दर है 30% और उसमें पेपर लीक ने नौजवानों के सपनों को तोड़ा। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक डोमेन में जब मुख्यमंत्री ने पूछा क्या रिश्वत देनी पड़ती है तबादलों के लिए, तब हाँ की आवाज़ आई। दोबारा पूछा गया तभी ये कहा गया कि राजस्थान में तबादलों के लिए पैसे लिए जाते हैं। उसको इस तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है कि हर वर्ष 600 मुकदमे एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज होते हैं। हर 12 किलोमीटर पर अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप होता है। बिजली, सड़क और पानी, इस बुनियादी समस्या के लिए राजस्थान की आवाम जूझ रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की सरकार की वानगी है कि 4 वर्षों में वो नेतृत्व का फैसला नहीं कर पाए। लगातार अंतर्कलह, अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध, कभी बाड़ाबंदी के रूप में, कभी इस्तीफों के रूप में। तो कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह के कारण शासन पर फर्क पड़ा और राजस्थान आज हिंदुस्तान के पिछड़े राज्यों में शुमार हो गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो उस समय के अध्यक्ष थे जारोली, मैंने उनका बयान पढ़ा था कि ये सारा काम राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पीछे दरवाजे से, चोर दरवाजे से अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को भर्ती करना चाह रही थी और किसी भी वजह से जब ये एक्सपोज हुआ तो छोटी मछलियां तो पकड़ी गई, बड़े मगरमच्छ बच गए। राजस्थान की सरकार में नैतिकता और ईमान होती, एसओजी ने एक सही दिशा में जांच शुरू की थी लेकिन आधे रास्ते ही उस जांच को डाइवर्ट कर दिया गया। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब कोई इतना बड़ा अपराध होता है तो उस अपराध का दोषी मुखिया होता है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने इस मसले में नौजवानों के साथ न्याय नहीं किया। एक तो 30% बेरोजगारी, उस पर रीट की चीट ने नौजवानों के सपनों को तोड़ा है। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। उसी उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई जिसका कोई दोष नहीं था, लेकिन जब सरकार तुष्टीकरण करती है तो उसका नमूना है कि रामनवमी पर और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाया जाता है और हिजाब के मसले में पीएफआई को परमिशन दी जाती है। जब सरकार निरपेक्ष नहीं होती, जब सरकार तुष्टीकरण करती है तो इस तरीके से आशंका है। जब एनएसए ने जांच की, एनआईए ने जांच की पीएफआई की, तो पता लगा कि अरब से उसके जो टेरर फंडिंग होती है उसके तार जुड़े हुए थे। इस तरीके के अराजक तत्वों ने प्रदेश की शांति को भी भंग किया और उनको ये जगह महफूज लगी कि यहाँ अपराध करेंगे और कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसका नतीजा है कि एक के बाद इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ये पहली घटना नहीं है, प्रदेश के हर हिस्से में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। राजस्थान की सरकार पर जो मैंने कहा कि कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल खड़े करें। मैंने कहा कि पीएफआई को एक स्पेस मिला, यहाँ पर एक धरातल मिल गया था और उसको जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तो हम लोग पहले
उनकी जांच से पहले ही कहते रहे थे कि यहाँ पर कहीं न कहीं पीएफआई के तार जुड़े हुए हैं और उसने टारगेट भी किया है और जो फंड आए हैं वो दहशत फैलाने के लिए, लोगों को भयभीत करने के लिए भी, और एक तरीके से उनको अवसर मिला उस जो अरब से जो टेरर फंडिंग होती है अपराधियों को पनपने में, तुष्टीकरण के नाम पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले और ज़्यादा बढ़े। देखिए, ये तो जन घोषणा पत्र में 2018 में सरकार ने ही कहा था कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। रोजगार की तो बात दूर है, बेरोजगारी भत्ते की जो बात कही गई थी वो भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि 20 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगार हैं, भत्ता देते हैं 1,65,000 को। नौकरियों के बारे में जो वायदे किए, लेकिन 16 पेपर लीक होने से सारी ही गणित बिगड़ी। तो मैं मानता हूं कि बेरोजगारी के लिए राजस्थान की सरकार ने जो कहा वो वादा खिलाफी की और उसके कारण राजस्थान के नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना। देखिए, कोई भी आंदोलन न एक दिन में खड़ा होता है न खत्म होता है। ये ध्यान में है सबके कि बरस तो 4 हुए, लेकिन 2 साल कोरोना की पेंडेमिक की और उस छाया में गुजरे। उस पूरे कोरोना के कालखंड में केवल एक संगठन था, भारतीय जनता पार्टी, जिसने करोड़ों लोगों तक भोजन राशन उपलब्ध करा के सेवा का ही आंदोलन किया था। कालांतर में बिजली की टैरिफ बढ़ी तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने सड़कों पर, बिजली घरों पर प्रदर्शन किया। उसके बाद रीट के लिए भी प्रभावी आंदोलन हुए। यदि आपके संज्ञान में हो तो एक आंदोलन इतना बड़ा था कि मुझे खुद को 15 दिन बिस्तर पर रहना पड़ा। बीजेपी युवा मोर्चे के उससे पहले के आंदोलन में अक्टूबर 2020 में उन पर लाठीचार्ज हुआ, 40 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई थी। एक नहीं, राजस्थान के अनेक हिस्सों में एक बार नहीं दर्जनों बार सदन में भी सरकार को भागना पड़ा, सदन में सरकार को मजबूर होकर डिफेंसिव बयान देने पड़े। तो मुझे लगता है कि जो हमारा काम था जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से कि लोगों को इस मुद्दों पर मुखर तरीके से तैयार करना, राजस्थान की जनता को आज ये संज्ञान में है कि किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर, क्योंकि आज जो समय बदला है उसका तरीका बदल गया आंदोलन का भी। तो मुझे लगता है कि जब ये सारी चीज़ें हुई थी उसमें पार्टी ने बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई। मेरे पास ऐसे तथ्य अवसर होगा तो आपको दिखाऊंगा कि 100 से ज़्यादा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिशोध के मुकदमे दर्ज कराए। 1 दर्जन से बाहर ज़्यादा मैं खुद जेल गया हूँ, मुझे पूरे दिन डिटेन किया पुलिस ने, सरकार ने। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं किया हो, पूरे तरीके से मजबूती से किया। इसी कारण इसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक पंचकर्म, वित्तकर्म, अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज। हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ती, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277878। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा। जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइव कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए। नंबर 1 चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज, 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध। साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर। 9929090152।